of capital budgeting. What happens? Introduction of capital budgeting. Capital budgeting is all about the investment decisions. Whether you should invest into the asset or not, that will depend upon capital budgeting, right? So उसमें फर्स्ट हम लोग में क्या था, पे बैक पीरियड. पे बैक पीरियड में क्या होता है कि तुम्हें एक जो प्रोजेक्ट रहेगा उसका इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा एंड देन द इनफ्लोज विल बी गिवन, मतलब आउटफ्लो विल बी गिवन, इनफ्लो विल बी गिवन. पे बैक पीरियड मीन्स व्हाट? पे बैक period means the time that the project takes to recover its original investment. Time that the project takes to recover its original investment. तो उसका original investment कितने टाइम में recover हो गया, वो हमारा क्या होता है, payback period. The shorter the payback period, the better it is. हमारा decision क्या रहेगा, जिसका payback period shorter रहेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, that will be more beneficial project. As for the payback period का decision क्या होता है, the shorter the period the better it is. Okay, so payback period मतलब time. अब कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं payback period? If the cash inflows are consistent, मतलब अगर एन्युटी के फॉर्म में दिया है, सेम अमाउंट दिया है, तो क्या आएगा, कैश कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट अपॉन कंसिस्टेंट कैश इनफ्लोज. लेकिन अगर सेम अमाउंट नहीं दिया है तो वो किसमें क्या करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव कॉलम बनाना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट क्यूमुलेटिवली. Right? How we will take the decision? If there is only a single project, then you have to check that project का payback period is less than the target payback period. Then we will select that project. कि अगर प्रोजेक्ट समझो 2 साल में रिटर्न्स दे रहा है और हमारे टारगेट था 4 साल, तो ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 4 साल में रिटर्न्स देगा, लेकिन वो दे रहे हैं 2 साल में रिटर्न्स, तो हम उस प्रोजेक्ट को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे. इफ प्रोजेक्टेड पेबैक पीरियड इज मोर देन द टारगेट पेबैक पीरियड, देन वी विल रिजेक्ट that project. And if projected payback period is equal to target payback period, then we are indifferent about that. We are indifferent about the project. Indifferent मतलब क्या, हम हमारे एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स है तो वो केस में हम कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे, the one which is having the lowest payback period. I hope you all have revised and come. Yes, ma'am. Yes. फिर नेक्स्ट मेथड हमने क्या किया था, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ARR मेथड जिसको बोला जाता है. तो ऑन एन एवरेज होगा, सो हाउ यू कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, इट इज ARR, दैट इज एवरेज इनपैक्ट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100. एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसा आएगा, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट अपॉन 2. ओपनिंग इन्वेस्टमेंट क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट क्या आएगा, सैलवेज वैल्यू. डिसीजन रूल कैसे लेंगे हम लोग, डिसीजन अगर एक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है तो जिस प्रोजेक्ट्स का रेट ऑफ रिटर्न, नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रेट ऑफ रिटर्न, तो जितना ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न उतना अच्छा कंपनी के लिए. सो कंपनी हैविंग हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न will be accepted. लेकिन अगर सिंगल प्रोजेक्ट है तो वो केस में क्या आएगा, अगर प्रोजेक्टेड ARR is more than target ARR, we will select. Projected ARR is less than target ARR, we will reject. And if both are same, we are indifferent. बराबर. फिर हमने क्या होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी. टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या होता है कि हम लोग जो भी अभी हम कैपिटल बजटिंग करने वाले हैं, ठीक है, तो कैपिटल बजटिंग में हम फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो वो फिक्स्ड एसेट में हम इन्वेस्ट कब करने वाले हैं, टुडे. वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट टुडे. When we are going to get the returns, we are going to get the returns in future. बराबर. Investment is to be done today, returns are to be get in future. So this cost of investment which is to be incurred today is not comparable with the returns that we will get in the future. Why? Because of the timing difference. ठीक है? So to eliminate this timing difference, what we do? We introduce time value of money. तो या तो प्रेजेंट को फ्यूचर में लेके जाओ फिर कंपेयर करो, या फ्यूचर को प्रेजेंट में लेके आओ फिर कंपेयर करो. ठीक है, जब प्रेजेंट को फ्यूचर में लेके जाते हैं इट इज कॉल्ड एज कंपाउंडिंग. जब फ्यूचर को प्रेजेंट में लेके आते हैं इट इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग. कैपिटल बजटिंग व्हाट टेक्स इनटू कंसीडरेशन, इट टेक्स इनटू कंसीडरेशन डिस्काउंटिंग फैक्टर. हमें वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा. अब डिस्काउंटिंग मतलब क्या, मतलब जितने भी फ्यूचर के वैल्यूज है, वाई
because when you are going to invest into a project, you are going to invest it today. Cost is going to be incurred today in the present value. Returns you are going to get in the future. तो जो भी मेरे फ्यूचर के कैश फ्लोज है, जो भी मेरे फ्यूचर के कैश फ्लोज है, उन सबको मैं क्या करूंगी, डिस्काउंट करके प्रेजेंट में लेके आऊंगी. फिर प्रेजेंट के कॉस्ट को और प्रेजेंट के कैश इनफ्लोज को कंपेयर करूंगी. इफ माय इनफ्लोज आर मोर देन माय आउटफ्लो, आई विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. इफ माय इनफ्लो इज लेस देन माय आउटफ्लो, आई विल रिजेक्ट द प्रोजेक्ट. Okay, once again, whatever in cost I am going to incur for the project, I am going to incur it today. That means outflow is today. Inflow is spread over future years. Okay, inflow is spread over future number of years. So उस future के inflow को discount करके present में लेके आएंगे. So now they will become comparable. So cost which is in present value, that is your outflow in present value, will be compared with inflow in present value. If inflow is more than outflow, the project will be accepted. If inflow is less than the outflow, project will be rejected. I hope it is clear. So for that purpose we need to understand the discounting factor. What is the discounting here? कैसे डिस्काउंट करना है हमें? तो हाउ डू यू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू? फ्यूचर वैल्यू जो भी है, फ्यूचर कैश फ्लोज तुम्हें दिया रहेगा क्वेश्चन में. In question, future cash flows will be given. So future value into 1 upon 1 plus r raised to n. And what is r here? R is discounting factor. क्या तुम्हारा? Cost of capital. होमवर्क दिया था, किया सबने? हाँ मैम. हाँ, आया आंसर? क्या आया फर्स्ट वाले का? 11%. डिस्काउंटिंग क्या आया फर्स्ट वाले के लिए? कैसे करने का? डिनोमिनेटर में क्या आएगा? अगर 11% है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 1 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1.11 प्लस 1. दैट विल बी 1 डिवाइड बाय 1.11. तो हम लोग क्या करेंगे? 1 डिवाइड बाय 1.11. तो फर्स्ट ईयर का कितना आया? 0.9009. फिर सेकेंड का 0.8116. थर्ड का 0.7311. देन फोर्थ का 0.6587. फिफ्थ का आया 0.5934. then 0.5346 and 0.4816. Okay. Can you observe anything from this? Can you observe anything from this? Is it increasing or is it decreasing over the years? It is decreasing over the years. So your discounting factor as and how you go on further number of years, जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे साल में, हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होते जा रहा है? रिड्यूस होते जा रहा है. ठीक है, जस्ट अ स्मॉल पॉइंट, बिकॉज ये चीज हमें आगे जब वो डिसीजन टेक्निक्स है ना अलग अलग, उसमें ये चीज काम आने वाला है. तो सिर्फ एक चीज याद रखो कि जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं तो डिस्काउंटिंग रेट क्या हो रहा है? डिस्काउंटिंग फैक्टर कम होते जा रहा है. बराबर. एन्युटी फैक्टर ढूंढने बोला था, एन्युटी फैक्टर ढूंढा. इसका एडिशन 11 डिवाइड बाय 1.11. कितना है एन्युटी फैक्टर? पूजा कितना है एन्युटी फैक्टर? मैंने नहीं किया. क्यों? कल तो लेक्चर भी नहीं था. कल तबीयत ठीक नहीं था मेरा. चलो, क्या आया विशाखा? क्या आया एन्युटी फैक्टर? 4.7119. 4.7119. और ये कैसे किया आपने? मतलब ये कैसे मिला? इन सबको ऐड कर दिया. इन सबको ऐड करके, मतलब पहले आपने यहाँ पे लिख लिया और फिर एक एक चीज ऐड किया. हाँ. Yes, I can show you another shortcut. Now see, everyone take in your calci. 1 divided by 1.11. 1 divided by 1.11 is equal to, press करो, ये 0.9009. When you know that you have to find the annuity factor, तो इसको ना
आया 0.9009 आया, बहुत बड़ा, मतलब 0.9009009009 आया। इसको m प्लस, कैलकुलेटर में m प्लस का साइन दिख रहा है, m प्लस इज इक्वल टू ऐसा साइन दिख रहा है। हाँ हाँ, Yes, ma'am. वो प्रेस करो m प्लस, मतलब ये क्या कर दिया मैंने, 0.9009009009 को मैंने प्लस फंक्शन में, मतलब मैंने कैलकुलेटर को बोल दिया कि ये तुम अपने मेमोरी फंक्शन में डाल दो ऐड करने के लिए, बराबर। फिर वापस इज इक्वल टू प्रेस करो, ये सेकेंड ईयर का आया, ये भी मेरे को ऐड करना है, वापस m प्लस में डाल दो, सेकेंड ईयर का एक ही बार प्रेस करना है m प्लस, अगर 2 बार m प्लस प्रेस करोगे तो 2 बार ऐड हो जाएगा, एक ही बार m प्लस ऐड करना है। गया सेकेंड ईयर का, फिर थर्ड ईयर वापस इज इक्वल टू प्रेस करो, प्रेस m प्लस, फोर्थ ईयर के लिए प्रेस इज इक्वल टू प्रेस m प्लस, फिफ्थ ईयर के लिए प्रेस इज इक्वल टू प्रेस m प्लस, सिक्स्थ ईयर के लिए प्रेस इज इक्वल टू, इसको भी डाल दो m प्लस में, एंड सेवेंथ ईयर के लिए प्रेस इज इक्वल टू प्रेस m प्लस। यहाँ तक किया सबने? हाँ मैम। Yes, ma'am. अब मेरे को इसका टोटल का आंसर चाहिए। हमने ये सब जो अमाउंट से इसको हमने मेमोरी में तो डाल दिया, प्लस करने के लिए डाल दिया, अब इसका टोटल चाहिए तो क्या प्रेस करने का, मेमोरी रिकॉल, MRC वाला बटन है, MRC, उसको प्रेस करो, you will get 4.71219। वो थोड़ा सा डेसिमल के वजह से फर्क आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 4 डिजिट में डेसिमल लिया था, कैल्शियम हमने पूरा डेसिमल m प्लस में डाला था। आया समझ में? हाँ Yes, मैम। ma'am. ये चलो नेक्स्ट, इसके लिए क्या आया था, 1/1.18 और यहाँ पे आएगा 1/1.09, बराबर। ठीक है, अब इसका क्या आया था, मैं डायरेक्ट अभी बोलते जा रही हूँ, 1/1.18, प्लीज चेक करते जाओ। फर्स्ट ईयर का 0.84745, करेक्ट। इसको मैं डाल दूंगी, और मेरे को एन्युटी फैक्टर भी चाहिए 3 साल का, तो मैं इसको डाल दूंगी m प्लस में। देन फॉर सेकेंड ईयर इट इज 0.71818, इसको भी डाल दूंगी m प्लस में। थर्ड ईयर के लिए इट इज 0.60863, इसको भी मैं m प्लस में डाल दूंगी। फिर इज इक्वल टू 0.5157, ये मेरे को सिर्फ आंसर चाहिए, मेरे को टोटल में नहीं चाहिए, तो मैं m प्लस में नहीं डालूंगी। एंड फॉर फिफ्थ ईयर इट इज 0.43710। So this also I don't want to put for the total, तो इसको मैं ऐसे ही रखूंगी। अभी मैं मेमोरी रिकॉल करूंगी तो मेरे को 3 साल का टोटल मिलेगा 2.17427। आया तुम्हें ये? हाँ मैम। पॉइंट में थोड़ा सा फर्क रहेगा, बाकी ये 2.17 सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट। हाँ ठीक है, चलो अब 10 साल का करना है मेरे को। सो 1 डिवाइड बाय 1.09, that comes to 0.9173। चलो now you all tell me the annuity factor, जो अभी मैंने टेक्निक बताया वैसे यूज करके ट्राई करो 10th ईयर के लिए। ट्राई करो, क्या करोगे, 1 डिवाइड बाय 1.09 प्लस इज इक्वल टू m प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आया आंसर? 6.4176। 6.4176। सबने किया यही टेक्निक से? Yes, ठीक ma'am. है, सो दिस इज द इजीएस्ट। अंडरस्टूड एवरीवन? चलो अभी हम नेक्स्ट इस पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड्स, तो हमने क्या क्या कवर कर लिया, कौन से मेथड्स हो गए हमारे? हमारा क्या क्या हो गया, पेबैक पीरियड हो गया, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हो गया। नाउ वी हैव टू डू द नेट प्रेजेंट वैल्यू, IRR, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, बराबर।
चलो हम स्टार्ट करते हैं. नेट प्रेजेंट वैल्यू. गिव द हेडिंग मॉडर्न अप्रोचेस नाम है ना इसका. Yes, ma'am. Give the heading net present value. Very important topic. मतलब पक्का एक 2 से 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही ये मेथड पे डेफिनेटली. वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक. NPV. वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक. ठीक है. नेट प्रेजेंट वैल्यू. अब यहाँ पे ध्यान दो, बाद में लिखना. आई विल गिव यू टाइम टू राइट. अब ये नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में क्या होता है? दिस considers the time value of money. टाइम वैल्यू ऑफ मनी. देखो जो ट्रेडिशनल अप्रोच थे ना, कौन से देखो दो ट्रेडिशनल अप्रोच कौन से थे? एक था पे बैक पीरियड और दूसरा था ARR रिटर्न. कहीं पे भी उन दोनों के अंदर हमने किया क्या? मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर किया हमने दोनों के अंदर भी? नो, राइट. कहीं पे भी डिस्काउंटिंग वगैरह किया? नहीं किया. तो दैट वाज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच. So that drawback has been overcome by whom? Overcome by the net present value. और discounting, payback period में और एक drawback था. क्या था? That post payback period inflows post payback period were ignored. मतलब अगर समझो एक प्रोजेक्ट है जो मेरे को 5 साल तक रिटर्न देने वाला है, लेकिन दूसरा एक प्रोजेक्ट था जो मेरे को 7 से 8 साल तक रिटर्न्स दे रहा था, लेकिन हम लोग उसका लेंथ नहीं देख रहे थे कि कितने साल रिटर्न्स दे रहा है. हम तो सिर्फ क्या चेक कर रहे थे कि जहां पे मेरा इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गया वो बेस्ट है. मतलब जहां पे भी कम टाइम में मेरा इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गया, that is the best project. But we were not seeing कि इन्वेस्टमेंट रिकवर होने के बाद वो प्रोजेक्ट कितना रिटर्न्स दे रहा है, कितना एक्स्ट्रा रिटर्न्स दे रहा है. वो चीज क्या हो रही थी? इग्नोर हो रही थी. तो वो भी यहाँ पे ओवरकम हो जाएगी. सो एंड इट ऑल्सो कंसीडर्स overcomes, sorry, it also overcomes the limitation of payback period, that is ignorance of cash flows post payback period. पोस्ट पेबैक पीरियड. ठीक है. अब इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे? इन एनपीवी all the future values, all the future value of cash flows are discounted by using a discounting factor, are discounted and brought to its present value by using discounting factor rate
which is cost of capital, which is cost of capital. ठीक है, अब हम एनपीवी को कैलकुलेट कैसे करेंगे? इट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज. कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? इसका फॉर्मूला क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू. टेल मी, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करेंगे या आउटफ्लो माइनस इनफ्लो करेंगे? किसी भी चीज का इनफ्लो माइनस आउटफ्लो होता है या आउटफ्लो माइनस इनफ्लो होता है? इनफ्लो माइनस आउटफ्लो. सो यू विल फाइंड आउट प्रेजेंट value of all the cash inflows minus present value of all cash outflows. ठीक है, इसको बोला जाता है एनपीवी. एनपीवी इज इक्वल टू PVCI. What do you mean by PVCI? Present value of cash inflows minus present value of cash outflows. PVCO. PVCI minus PVCO. Clear everyone? ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारे पास आउटफ्लोज क्या क्या होंगे? व्हाट विल बी द टाइप्स ऑफ आउटफ्लोज? कि अगर कोई भी एक बिजनेस है, सो व्हाट विल बी द टाइप्स ऑफ कैश आउटफ्लोज? टाइप्स ऑफ कैश आउटफ्लोज. टेल क्या क्या होगा बिजनेस के अंदर? खर्चे क्या क्या होंगे, मतलब क्या क्या तुम्हें आउटफ्लो करना पड़ेगा? सबसे पहले तो वो जो कैपिटल एसेट तुम परचेस करोगे, दैट विल बी योर आउटफ्लो, और यू कैन से कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. तुम जो भी कैपिटल एसेट परचेस करोगे, दैट विल बी योर cost. Or if you are thinking about any project, then the cost of that project will be the outflow for you. अब अगर तुम कैपिटल एसेट परचेस करोगे, तो टेल मी, वो कैपिटल एसेट अपने आप चलेगा क्या? मतलब अगर तुमने मशीनरी खरीदा तो क्या वो मशीनरी ऑटोमेटिकली चलेगा? क्या वो मशीनरी ऑटोमेटिकली चलेगा? या तुम्हें उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, लेबर लगेगा, उस मशीन में प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल्स लगेंगे, ठीक है, जो कन्वर्ट होके फिनिश गुड्स बनेंगे. लेबर लगेगा जो उसका सर्विसिंग रखेगा, ध्यान रखेगा, उसको चालू बंद करेगा. इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, ओवरहेड्स लगेंगे जो उस मशीनरी जिसके ऊपर रन होगा. इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, मशीनरी चलेगा कैसे? बराबर. सो यू विल नीड ऑल दिस थिंग्स. These are called as what? Working capital. It is called as what? Working capital. So what will be outflow for you? Point number 1, it will be the capital asset or the cost of capital asset or cost of project. Plus, if you are purchasing the capital asset, for running the capital asset smoothly, what you will need? Investment in working capital. तो जब तुम वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाओगे तो वो तुम्हारे लिए इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? Investment in working capital will be inflow or outflow? It will be outflow for you, right? So what will be the types of cash outflows? It will be capital asset or cost of project or investment in working capital. अब inflows क्या क्या हो सकते हैं? Types of cash inflows. ठीक है, अब देखते हैं इनफ्लोज क्या होंगे. तो तुम्हारे बिजनेस के अंदर 3 तरह के इनफ्लोज होंगे. राइट, यू विल हैव 3 टाइप्स ऑफ इनफ्लोज. पहला होगा कैश इनफ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस. कैश इनफ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस. तो
तुम बिजनेस करोगे ना उस कैपिटल एसेट से, या तुमने जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है उससे तुम बिजनेस करोगे तो उससे तुम्हें कैश इनफ्लोज आएगा, सो दैट विल बी योर कैश इनफ्लोज। करेक्ट। दूसरा होगा, अगर तुम्हारा कैपिटल एसेट है तो आफ्टर इट्स इकोनॉमिक लाइफ विल एंड, आफ्टर इट्स इकोनॉमिक लाइफ, यूजफुल लाइफ, जब उसका खत्म हो जाएगा तब तुम क्या करोगे, उस एसेट को यूज करोगे। समझो ऐसे, हाँ, एसेट का लाइफ कितना है, एसेट का यूजफुल लाइफ इज 5 years। आफ्टर 5 years इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी इकोनॉमिक बेनिफिट्स, तो हम उसको क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, स्क्रैप कर देंगे। ठीक है, सेल करेंगे तो अगर हमें कोई वैल्यू नहीं दे रहा है तो सेल करेंगे तो सामने वाले को थोड़ी ना कुछ वैल्यू देगा, हम इसको क्या करेंगे, स्क्रैप करेंगे या सैल्वेज वैल्यू बोल सकते हैं। तो जब तुम स्क्रैप करोगे या सैल्वेज में दोगे तो उससे तुम्हारे बिजनेस में पैसा आएगा या पैसा जाएगा, भंगार में दोगे तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा, आएगा। तो वो तुम्हारे लिए क्या होगा, इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, inflow होगा। Okay, so first inflow will be when you will run that capital asset, so there will be income generated from the operations, that will be one of your inflow। और inflow क्या होगा, अगर तुम उसको बेच दोगे, so that is called as cash inflows from salvage, कैश इनफ्लोज फ्रॉम सैल्वेज। अब इसमें क्या आएगा, ये जो कैश इनफ्लोज है तुम्हारा, सॉरी, और दूसरा ये सैल्वेज से तो आ गया। अब तुम्हारे बिजनेस में समझो एक कैपिटल एसेट था, ठीक है, 5 साल उसका यूजफुल लाइफ था, तो 5 साल तुमने उस बिजनेस को चलाया, उसके ऊपर वर्किंग कैपिटल भी लगा। अब आफ्टर 5 years यू आर स्क्रैपिंग दैट मशीनरी, तुम उस मशीनरी को स्क्रैप कर रहे हो या सैल्वेज कर रहे हो, तो टेल मी, क्या अब तुम्हें वर्किंग कैपिटल लगाने का जरूरत है? तुमने मशीन भंगार में दे दिया तो क्या अभी भी तुम लेबर को रखोगे उसको चालू बंद करने के लिए? नहीं। अगर मशीनरी भंगार में दे दिया तो क्या अभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा उस मशीनरी को चलाने के लिए? नहीं। नया मशीनरी पे लगेगा तो फिर वो नए मशीनरी के लिए वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। हमारा जो एग्जिस्टिंग मशीनरी है, क्या उसके लिए अभी लाइट लगेगा? क्या नहीं लगेगा। क्या इस मशीनरी के लिए कोई रॉ मटेरियल लगेगा? क्या नए पुराने मशीनरी के लिए नहीं लगेगा। तो वर्किंग कैपिटल जो पहले हमारा बिजनेस में ब्लॉक था, इतने 5 साल तक जब हम काम कर रहे थे, तो मेरा जो वर्किंग कैपिटल लगेगा, डोंट यू थिंक अब मेरे को उस वर्किंग कैपिटल का जरूरत नहीं है? अगर मैंने उसका यूजफुल लाइफ खत्म हो गया और मैंने उसको स्क्रैप कर दिया तो क्या अभी भी मेरे को वर्किंग कैपिटल लगेगा? क्या नहीं लगेगा, राइट? सो नाउ आई डोंट नीड दैट वर्किंग कैपिटल, सो नाउ आई विल नॉट नीड वर्किंग कैपिटल। क्या था? मेरा आउटफ्लो था। तो एक बार वो एसेट भंगार में चला गया तो अब मेरे को उस आउटफ्लो करने का जरूरत नहीं है। Now there is no need of conducting that outflow, of incurring that outflow of working capital. So yesterday I told you that in FM, what is the famous saying? Avoidance of outflow is an inflow। अवॉइडेंस ऑफ आउटफ्लो इज एन इनफ्लो। अब तुम्हारे एग्जांपल ले लो, जब कॉलेज था, फिजिकल कॉलेज था, तो कॉलेज जाते थे तो कैंटीन भी जाते थे, बराबर? कैंटीन जाते थे, बंक मार के घूमने जाते थे, कैंटीन में खाते थे, खर्चा हो जाता था। अब कॉलेज बंद हो गया था, ऑनलाइन कॉलेज था, तो घर पे ही बैठे थे, तो क्या खर्चा हो रहा था तुम्हारा? क्या कैंटीन का खर्चा या घूमने फिरने का खर्चा हो रहा था लॉकडाउन में? नहीं हो रहा था ना, तो तुम्हारे पास पैसे बच रहे होंगे ना। ओके, सो देयर वाज नो आउटफ्लो, सो अवॉइडेंस ऑफ आउटफ्लो इज ए इनफ्लो। ठीक है, अवॉइडेंस ऑफ आउटफ्लो इज ए इनफ्लो। तो वैसे ही यहाँ पे जब कैपिटल एसेट चल रहा था तो मेरे को वर्किंग कैपिटल करना पड़ रहा था, आई हैव टू इनकर द वर्किंग
working capital. What is your working capital? It is an outflow. Now since the economic life of the asset has ended, मैंने उस एसेट को स्क्रैप कर दिया, so now there is no need of incurring working capital. So here avoidance of outflow will be considered as an inflow. So second will be cash inflows. समझा तुम्हें? Cash Yes, ma'am. inflows, यहाँ पे एक्चुअल फिजिकली कुछ कैश नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा वर्किंग कैपिटल बच रहा है. जो मेरा बिजनेस में वर्किंग कैपिटल अटक रहा था, मेरे को 50,000 1 लाख रखना पड़ रहा था एज अ वर्किंग कैपिटल. अब मेरे को वो रखने का जरूरत नहीं है. सो माई वर्किंग कैपिटल इज रिलीज्ड. कैश इनफ्लोज फ्रॉम रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल. बराबर. लेकिन ये जो दो चीजें है ना, ये जो दो चीजें, कैश इनफ्लोज तो ड्यूरिंग द ऑपरेशंस चलेगा, मतलब 5 साल तक चलेगा. लेकिन ये जो सैल्वेज वैल्यू है और ये वर्किंग कैपिटल, ये हर साल होगा या एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ होगा. ये जो इनफ्लो है, सैल्वेज वैल्यू का इनफ्लो और वर्किंग कैपिटल का इनफ्लो, ये हर साल मेरे को बिजनेस में होगा. मतलब अगर हमने एक एसेट खरीदा और उस एसेट का लाइफ 5 इयर्स है, तो क्या हर साल 5 साल तक मेरे को हर साल ये भंगार का वैल्यू आएगा? हर साल इनफ्लो होगा या एट द एंड ऑफ द 5th ईयर इनफ्लो होगा? At the end of the film. एट द एंड ऑफ द 5th ईयर. वर्किंग कैपिटल भी रिलीज कब होगा? एवरी ईयर वर्किंग कैपिटल रिलीज होगा या एट द एंड ऑफ द 5th ईयर रिलीज होगा? Then At the end of the 5th year, right? So this salvage value and this working capital, release of working capital, these inflows are generated at the end of the useful life of the asset या cost of the project. ठीक है, तो ये दोनों चीजें लास्ट में जनरेट होगी. इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? टर्मिनल कैश फ्लोज. क्या बोलेंगे हम इनको? टर्मिनल कैश इनफ्लोज. व्हाट टर्मिनल कैश इनफ्लोज? टर्मिनल मींस व्हाट? लास्ट. तो ये जो दो इनफ्लोज है, ये कब जनरेट होंगे? लास्ट में जनरेट होंगे मेरे बिजनेस के लिए. सो दे विल बी कॉल्ड एज टर्मिनल कैश इनफ्लोज. इसलिए मैं इसको जब डिस्काउंट करूंगी, हेंस दे विल बी डिस्काउंटेड. कौन से रेट पे? विथ द लास्ट ईयर्स डिस्काउंटिंग रेट. With the last year's discounting factor. Last year's discounting factor. आया समझ में? yes, ma'am. यस. और अब ये जो कैश इनफ्लोज है, ये एट द एंड ऑफ द, मतलब लास्ट ईयर पे जनरेट होंगे या 5 साल के लिए हर साल जनरेट होंगे? कैश इनफ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस हर साल जनरेट होंगे. फर्स्ट साल में भी मैं बिजनेस करूंगी, उस मैंने कैपिटल एसेट खरीदा ही इसलिए है ना, ताकि मेरे को हर साल उससे इनकम हो. बराबर. सो दिस विल बी जनरेटेड एवरी ईयर, तो उसको मैं हर साल जनरेट करूंगी. लेकिन यहाँ पे दो चीज हो सकता है. वेर योर कैश फ्लोज आर कंसिस्टेंट, वेर यू हैव कंसिस्टेंट cash inflows, or where you have inconsistent cash inflows. What do you mean by consistent cash inflows? What do you mean by consistent cash inflows? सेम अमाउंट का कैश इनफ्लो हो रहा है मेरे को बिजनेस में, मतलब हर साल मैं 10,000 ही जनरेट करूंगी. तो ये केस में हम लोग प्रेजेंट वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? इट विल बी consistent cash inflow into present value of annuity factor at X% for Y years. ठीक है, for Y years. For
y years। लेकिन अगर इनकंसिस्टेंट कैश फ्लोज है तो ये केस में हम लोग प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, टेबल बनाना पड़ेगा। इन दिस प्रेजेंट वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड बाय प्रिपेयरिंग टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे भी इस फैक्टर के लिए डिसीजन रूल, हर मेथड के लिए डिसीजन रूल होगा, डिसीजन रूल। चलो क्या रहेगा इसमें, अगेन सेम डिसीजन रूल के अंदर अगर एक प्रोजेक्ट है या मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है, if there is a single project, only single project, ठीक है, अगर सिंगल प्रोजेक्ट है तो हम डिसीजन कैसे लेंगे, अगर पॉजिटिव एनपीवी है, क्या है पॉजिटिव एनपीवी। देखो एनपीवी का फॉर्मूला क्या है, हाउ डू वी कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू, पीवीसीआर माइनस पीवीसीओ। तो तुम बोलो तुम किसी भी प्रोजेक्ट को कब एक्सेप्ट, ज्यादा रहेगा या आउटफ्लो इनफ्लो से ज्यादा है, इनफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो ज्यादा है। तो जब इनफ्लो ज्यादा है और आउटफ्लो कम है तो एनपीवी पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव। समझो इनफ्लो 100 है और आउटफ्लो 70 है तो मेरा एनपीवी कितना रहेगा, 30 रहेगा। दैट मीन्स माय एनपीवी विल बी पॉजिटिव। सो व्हेन योर एनपीवी इज पॉजिटिव यू विल सिलेक्ट और रिजेक्ट, वी विल सिलेक्ट द प्रोजेक्ट। ठीक है, लेकिन अगर समझो एनपीवी नेगेटिव है, एनपीवी नेगेटिव कब होगा, आउटफ्लो ज्यादा हुआ तो when outflow is more। समझो इनफ्लो 70 रुपीज है और आउटफ्लो 100 रुपीज है, इनफ्लो 70 है आउटफ्लो 100 रुपीज है, तो आंसर क्या आएगा, -30 आएगा। -30 मीन्स व्हाट, आउटफ्लो इज मोर देन इनफ्लो। तो अगर नेगेटिव एनपीवी है तो क्या करोगे, ये कब आएगा, व्हेन पीवीसीआई इज मोर देन पीवीसीओ। ठीक है, नेगेटिव एनपीवी रहेगा तो क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे, रिजेक्ट, रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, when we will reject if my PVCI is less than PVCO, करेक्ट। लेकिन अगर मेरा एनपीवी जो है वो 0 आता है, कब आएगा एनपीवी 0, इनफ्लो और आउटफ्लो सेम, दोनों सेम रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, वी आर इनडिफरेंट, वी आर इनडिफरेंट व्हेन PVCI is equal to PVCO। अंडरस्टूड एवरीवन, यस। लेकिन अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है यहाँ पे, इफ देर आर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, टेल मी कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे हम लोग, अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है तो विच प्रोजेक्ट वी विल सिलेक्ट, दो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी। ठीक है, प्रोजेक्ट ए का एनपीवी पॉजिटिव है, प्रोजेक्ट बी का एनपीवी नेगेटिव है, टेल मी विच प्रोजेक्ट विल यू सिलेक्ट, पॉजिटिव वन, पॉजिटिव वन। देयर आर 2 प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी, दोनों का भी एनपीवी पॉजिटिव है, विच प्रोजेक्ट विल यू सिलेक्ट, दोनों का भी एनपीवी पॉजिटिव, रेशियो ज्यादा होगा, जिसका रेशियो नहीं, जिसका एनपीवी ज्यादा होगा। ठीक है, जिसका एनपीवी ज्यादा होगा उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी 2 पार्ट्स आते हैं कि अगर हम 2 प्रोजेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं ना तो उनका जो लाइफ है वो सेम होना चाहिए। अगर मैं प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी को कंपेयर कर रही हूँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को प्रोजेक्ट ए 5 साल तक रिटर्न्स देगा और प्रोजेक्ट बी 8 साल तक रिटर्न्स देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइडियली बोथ शुड हैव द सेम लाइफ, दोनों प्रोजेक्ट्स का लाइफ सेम होना चाहिए, तभी मैं उनका एनपीवी एक्यूरेटली कैलकुलेट कर पाऊंगी। ठीक है, तो पहले आएगा प्रोजेक्ट्स विद सेम लाइफ, प्रोजेक्ट विद
सेम लाइफ्स। ठीक है, अगर सेम लाइफ है तो वो केस में हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्ट द प्रोजेक्ट विथ हाईएस्ट एनपीवी। हाईएस्ट एनपीवी, ठीक है, जिसका एनपीवी हाईएस्ट रहेगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे। लेकिन व्हाट इफ प्रोजेक्ट्स आर हैविंग डिफरेंट लाइफ, इफ प्रोजेक्ट्स विथ डिफरेंट लाइफ, अगर कोई दो प्रोजेक्ट्स है या कोई दो एसेट है जिनका लाइफ क्या है, डिफरेंट है, मतलब एक का यूजफुल लाइफ है 4 साल और दूसरे प्रोजेक्ट का यूजफुल लाइफ है 7 years, तो वो केस में हम कैसे कंपेयर करेंगे, तो इन दैट केस यू हैव टू सिलेक्ट द प्रोजेक्ट, सिलेक्ट द प्रोजेक्ट विथ हाईएस्ट इक्विवेलेंट गेन, हाईएस्ट इक्विवेलेंट गेन। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एन्युअलाइज्ड एनपीवी। क्या बोलेंगे हम इसको, एन्युअलाइज्ड एनपीवी, एन्युअलाइज्ड एनपीवी। तो दोनों प्रोजेक्ट्स का एन्युअलाइज्ड एनपीवी ढूंढने का, दैट इज एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट divide by present value of annuity factor of x at r percentage for y years। ठीक है, तो दोनों प्रोजेक्ट का हम लोग क्या ढूंढेंगे, एनुअलाइज एनपीवी ढूंढेंगे और फिर इसके ऊपर देखेंगे कि जिस भी प्रोजेक्ट का एनुअलाइज एनपीवी ज्यादा रहेगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे, जिस भी प्रोजेक्ट का एनुअलाइज एनपीवी ज्यादा रहेगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे। आया समझ में इतना? यस मैम। चलो अभी लिख लो इतना, फिर बाकी के जो मेथड्स है ना, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और कौन सा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये दोनों एनपीवी के ऊपर ही बेस्ड है और बोथ दिस मेथड्स आर बेस्ड ऑन एनपीवी। सो द बेसिक्स इज एनपीवी। एक बार एनपीवी आ गया तो फिर वो दोनों मेथड एकदम इजी है। लिख लो नोट्स पूरा। स्टार्टिंग से लिखना है। यस मैम। विजिबल है या जूम इन करूं? विजिबल है मैम। ओके
डन राइटिंग, स्क्रॉल डाउन करूं? यस मैम। मैम वो कंसिस्टेंसी ए के नीचे क्या लिखा है? कंसिस्टेंसी ब्रैकेट में। ये यस मैम। x परसेंटेज फॉर y years। जैसे अभी पीछे एग्जाम्पल में तुम लोग ने एन्युटी फैक्टर ढूंढा ना, जो लास्ट एग्जाम्पल है 8% वाला, तो इसको कैसे लिखा जाता है? आंसर क्या आया था? 2.17 कुछ तो था, बराबर। तो दिस 2.17 इज द एन्युटी फैक्टर ऑफ 8% फॉर 10 years। मतलब तुमने कितने परसेंटेज पे डिस्काउंट किया है? 8% इज द रेट ऑफ दिस डिस्काउंटिंग। एंड कितना एन्युटी के कितने इयर्स का प्लस किया है? 10 साल का प्लस किया। सो इट इज कॉल्ड एज 8% ऑफ 10 years। सो दिस इज x परसेंटेज फॉर y years। डन राइटिंग? नो मैम। Done. Is anyone writing?
ठीक है, चलो एग्जाम्पल सॉल्व करें। Now take the example. Suppose Mr. A, write down with me only. Mr. A plans to start a business which requires an outflow say of rupees 5 lakh, which requires an outflow of rupees 5 lakh. This project is expected to have a life of 3 years. ठीक है, and estimated cash flows for year 1, 2 and 3 are rupees 2 lakh, rupees 3 lakh and rupees 5 lakh respectively. Sorry, 2,50,000. 2 lakh, 3 lakh and 2,50,000 respectively. Now calculate the NPV. Calculate the NPV if cost of capital is 10%. If cost of capital is 10%. लिख लो क्वेश्चन। डन, चलो अब ध्यान दो, यहाँ पे बाद में लिखना सॉल्यूशन। First pay attention how we will solve. You want the NPV. So how you calculate the NPV? PVCI minus PVCO. How do we calculate NPV? PVCI minus PVCO. हमारे पास कौन सा चीज अवेलेबल है? PVCO अवेलेबल है, तो फर्स्ट वी विल राइट PVCO. What is PVCO here? Cost of the project. कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। आउटफ्लो क्या है? ऐसा सोचो कि तुम अभी के अभी बिजनेस चालू कर रहे हो, तो अगर आज तुम बिजनेस चालू कर रहे हो तो आज तुम्हें 5 लाख डालना पड़ेगा बिजनेस में, सो दैट बिकम्स योर आउटफ्लो। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट? 5 लाख रुपीज इज योर आउटफ्लो, बराबर। फिर सेकेंड आता है हम लोग PVCI. PVCI मीन्स व्हाट? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। अब ये जो कैश इनफ्लोज दिया है, ये आज मिलने वाला है या फ्यूचर में मिलने वाला है? फ्यूचर में। तो इसको हमें डिस्काउंट करके प्रेजेंट में लेके आना पड़ेगा। तो कैसे डिस्काउंट करने का? अब फर्स्ट चेक करो, आर दिस कैश इनफ्लोज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इनकंसिस्टेंट मतलब हमें टेबल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए फर्स्ट वी राइट द ईयर, हाउ मच इज द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट? 3 years, 1, 2 and 3. Then second is cash inflows, future वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। ये जो कैश इनफ्लोज है आज मिलने वाला है फ्यूचर में? फ्यूचर में। सो फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, FVCI मीन्स व्हाट?
फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कितना है, ईयर 1 में कितना मिलेगा मेरे को 2 लाख रुपीज, ईयर 2 में कितना मिलेगा 3 लाख रुपीज एंड ईयर 3 में फ्यूचर में कितना मिलने वाला है 2,50,000। बट ये जो पैसा ये तो मेरे को फ्यूचर में मिलने वाला है, इनको मेरे को क्या करना पड़ेगा डिस्काउंट करके प्रेजेंट में लेकर आना पड़ेगा। सो आई हैव टू मल्टीप्लाई देम with the discounting factor. I have to multiply them with the discounting factor. कौन सा रेट यूज करेंगे हम लोग, which will be the discounting factor rate? डिस्काउंटिंग फैक्टर रेट क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, which is the cost of capital 10%, so it will be 10%. Now tell me what is the discounting factor of 10% for year 1? What is the discounting factor for 10% for year 1? कैसे ढूंढने का, कैसे ढूंढोगे डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% फॉर ईयर 1? करो ना, होमवर्क किया ना सॉल्व, क्या आएगा 1 डिवाइड बाय 1.10 0.9090। कितना आया 1 डिवाइड बाय 1.1, तो फर्स्ट ईयर का कितना आया 0.9090 है, तो इसको मैं 0.9091 लिख सकती हूँ। तो फर्स्ट ईयर का आया 0.9091, सेकेंड ईयर का कितना आया 0.8264 एंड थर्ड ईयर का कितना आया 0.7513। आया समझ में? यस मैम। यस, कैसे ढूंढने का, सो डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 10% फॉर ईयर 1। ये जो 9091 है ना, ये मेरे फर्स्ट ईयर के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर है। ये जो 8264 है, ये मेरे सेकेंड ईयर के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर है। मैं क्या वर्ड्स बोल रही हूँ सुनो, सेकेंड ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर है 0.8264। क्लियर? चलो, ये तुम्हारे पास फ्यूचर कैश फ्लोज है, यहाँ पे तुम्हारे पास डिस्काउंटिंग फैक्टर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हें प्रेजेंट वैल्यू, विच विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज पीवी मिल जाएगा। बराबर? चलो मल्टीप्लाई करो, 2 लाख इंटू 0.9091, 181820 ये जाएगा एम प्लस में, फिर 3 लाख इंटू 0.8264 दैट कम्स टू 247,920, फिर आएगा 2,50,000 इंटू 0.7513, 187,825। बराबर? मतलब जो मेरे को फ्यूचर में 2.5 लाख मिलने वाला है ना, फ्यूचर में 3 साल के बाद जो मेरे को थर्ड ईयर में 2.5 लाख मिलने वाला है, उसका आज के तारीख में वैल्यू कितना है 1,87,825। अंडरस्टूड? सो इसको टोटल करो, इसका कितना आता है 187,825 प्लस 181820 प्लस 247,920 प्लस 187,825, 617,565. This is what? This is your PVCI. Right? So method will be how we calculate NPV. NPV is equal to PVCI माइनस PVCO। तो PVCI कितना है तुम्हारा 617,565 माइनस हाउ मच इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। आज अगर तुम बिजनेस करते हो तो कितना आउटफ्लो जाएगा 5 लाख रुपया। सो इज द NPV पॉजिटिव और नेगेटिव? 117,565। तो NPV क्या आया पॉजिटिव आया, तो हम एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट को?
एक्सेप्ट. एक्सेप्ट. सो हियर एनपीवी इज पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे. अंडरस्टूड? यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एनपीवी का. डेफिनेटली एग्जाम में आता है, डेफिनेटली. ठीक है, चलो लिख लो इतना. फिर सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं एन्यूटी वाला. Done writing? Yes, Oops. Take another example. Suppose the life of the project is 5 years, which will give cash inflow of rupees 1000 each year. This project requires cost of rupees 4,000. Okay. Calculate NPV if cost of capital is 15%. If cost of capital is 15%. लिख लो इतना.
Yes, ma'am. Yes. Now pay attention. Now for solving such question, with such question जहाँ पे तुम्हारा कैश फ्लोज क्या है, कंसिस्टेंट है. Tell me, यहाँ पे कैश फ्लो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? कंसिस्टेंट है ना. हर साल तुम्हें 1,000 रुपए का इनफ्लो होगा. सो एवरी ईयर द अमाउंट ऑफ इनफ्लो विल रिमेन सेम. सो वेर द अमाउंट ऑफ इनफ्लो रिमेन सेम, यू कैन सॉल्व इट बाय 2 मेथड्स. ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 मेथड्स है. पहले मेथड 1, नॉर्मल मेथड. ठीक है, जो हमने अभी तक प्रैक्टिस किया ना, नॉर्मल मेथड, जो ऊपर वाले क्वेश्चन में प्रैक्टिस किया, वो क्या था ऊपर वाले क्वेश्चन में. पहले तुम क्या फाइंड आउट करोगे, पीवीसीओ कितना आएगा. पीवीसीओ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, 4,000. बराबर. फिर सेकेंड क्या फाइंड करते हो तो पीवीसीआई, कैलकुलेशन ऑफ पीवीसीआई. कैसे कैलकुलेट करोगे, ईयर वाइज, ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5. फिर यहाँ पे क्या लिखूं मैं, सेकेंड कॉलम क्या आएगा, अरे बोलो, सेकेंड कॉलम क्या आएगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, एफवीसीआई. कितना है ईयर 1 में, कितना इनफ्लो होने वाला है, 1,000. ईयर 2 में 1,000, ईयर 3 में 1,000, ईयर 4 में 1,000 और ईयर 5 में भी 1,000. इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, Discounting factor. डिस्काउंटिंग फैक्टर. डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 15%. 15%. चलो फाइंड आउट करो, व्हाट इज द डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 15% फॉर फर्स्ट ईयर. क्या आएगा, 1 डिवाइड बाय 1.15. कितना आया, 0.8696. Yes, फिर ma'am. सेकेंड इज इक्वल टू, सेकेंड करो, 0.7561. थर्ड ईयर 0.6575. फोर्थ ईयर के लिए 0.5718 एंड फिफ्थ ईयर के लिए 0.4972. इसको मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा मेरे को, प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा पीवी. तो 1,000 इंटू 8696 क्या हो जाएगा, 869.6. पॉइंट 3 बार जंप करेगा ना, 1 2 3, 3 0 तो 3 बार जंप करेगा. यहाँ पे क्या आएगा, 756.1, 657.5, 571.8, 497.2. टोटल निकालो इसका, टेक द टोटल प्लीज. 869.6 plus 756.1 plus 657.5 plus 571.8 plus 497.2. 3352.2. Yes, ma'am. 0.2. So how you calculate NPV? NPV is equal to PVCI minus PVCO. How much is your PVCI? 3352.5. How much is your PVCO? Outflow कितना है? Present value of cash outflow 4,000. क्या आएगा आंसर? What will be the answer? Minus 647.8. Minus 647.8. So what I will do? I will accept or I will reject? Reject. Why reject? Negative में है. Because my NPV is negative. So what I will do? I will reject it. Clear till here?
ठीक है, Yes, ma'am. यहाँ तक समझ में आया? चलो, ये हो गया मेथड 1, ठीक है। लेकिन मेथड 2 भी बोलता है। मेथड 2 कब काम आएगा? ओनली व्हेन योर कैश फ्लोज आर व्हाट? कंसिस्टेंट। देखो वो जो चार्ट बनाया था हम लोग ने, उसमें क्या लिखा है? इफ योर कैश फ्लोज आर कंसिस्टेंट, हाउ डू यू फाइंड द पीवीसीआई? ये जो चार्ट था ना ऊपर, if your cash flows are consistent, how do we find out the present value? ये रहा। प्रेजेंट वैल्यू कैसे ढूंढोगे? कंसिस्टेंट कैश इनफ्लो इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर फॉर x% फॉर y years। तो प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट PVCO विल बी व्हाट? सेम। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना है? 4000। सेकेंड मेरे को ढूंढना है PVCI। तो PVCI कैसे ढूंढेंगे हम लोग? ईयर क्या आएगा यहाँ पे? 1 से 5 साल, 1 to 5 years। What will be your future cash inflows? 1000 for 5 years, क्योंकि हर साल 1000 मिल रहा है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर से, डिस्काउंटिंग फैक्टर से नहीं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर 15% फॉर 5 years। 15% for 5 years। Understood the difference? Yes। अब ढूंढो एन्युटी फैक्टर, ढूंढो 15% for 5 years। कल होमवर्क में मैंने सिखाया था, आज सुबह भी किया। 15% फॉर 5 years का एन्युटी फैक्टर ढूंढो। एन्युटी फैक्टर मतलब क्या? कैसे ढूंढोगे? डिस्काउंटिंग फैक्टर का टोटल। 5 साल के डिस्काउंटिंग फैक्टर्स का टोटल करोगे। वेरी गुड, करो। मतलब मैं क्या प्रेस करूंगी कैलकुलेटर में? 1 डिवाइड बाय 1.15 इज इक्वल टू प्लस m प्लस 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। देन यू प्रेस मेमोरी रिकॉल MRC। आया 3.3522 215 है, तो हम लोग लेते हैं 3.3522। आया सबको ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर? हाँ मैम। पक्का? यस मैम। ठीक है। अब यही चीज यहाँ से भी मिलेगा, इनको भी प्लस करो। ये 5 वही है, इनका भी प्लस करोगे तो यही आएगा। देखो 0.8696 प्लस 0.7561 प्लस 0.6575 प्लस 0.5718 प्लस 0.4972 3.3522। समझा? ठीक है। तो यहाँ पे ये सब मगजमारी करने से अच्छा है कि मेरा कैश फ्लो जो है वो कंसिस्टेंट है, मतलब 1000 फॉर 5 years। इसे मैंने उसको किससे मल्टीप्लाई किया? 15% फॉर 5 years से। देखो क्या आता है प्रेजेंट वैल्यू, मल्टीप्लाई करो 1000 इंटू 3.3522, दैट कम्स टू 3352.2 बराबर। ठीक है। अब हम एनपीवी कैसे ढूंढेंगे? एनपीवी इज इक्वल टू पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ। व्हाट इज योर पीवीसीआई? 3352.2 माइनस व्हाट इज योर पीवीसीओ? 4000। सो कितना आएगा? नेगेटिव 647.8. What you will do here? My NPV is negative, so we will reject it. क्लियर? ठीक है। बट ये मेथड कब यूज होगा? व्हेन यू कैन यूज दिस मेथड। ये एन्युटी वाला मेथड कब यूज कर सकते हो? ओनली व्हेन योर कैश इनफ्लोज आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब क्या? सेम है। आया समझ में? यस मैम। Yes. What if year 1, 2, 3, 4
यहाँ पे आता है 1000, 1000, 1000, 1000 and for 5, 6 and 7 I have 1500, 1500, 1500. Can I use annuity factor here? No, ma'am. Yes, you can use, but थोड़ा सा ट्रिक हो जाएगा, थोड़ा सा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ईयर आएगा 1 से लेके 4 तक, तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस कितना आएगा 1000। इसके साथ तुम मल्टीप्लाई करोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर, इसके लिए यूज करोगे 15% फॉर 4 years, मतलब सिर्फ 4 साल के डिस्काउंटिंग रेट का प्लस करोगे, ठीक है। और फिर दूसरा आएगा 5 से लेके 7 तक 1500 के लिए, यहाँ पे आएगा 15%। कौन से साल से कौन से साल तक का एन्युटी फैक्टर प्लस करोगे, यहाँ पे 5th ईयर से लेके 7th ईयर तक, समझा। यहाँ पे कितने साल का एन्युटी फैक्टर प्लस करोगे, एन्युटी फैक्टर फॉर 1, 2, 3 and 4, 4 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर प्लस करोगे, वो यहाँ पे आएगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पे 5th, 6th and 7th ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर का प्लस करोगे, और उसको मल्टीप्लाई करोगे 1500 के साथ, समझा। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. क्लियर। तो यहाँ ये जो एन्युटी वाला मेथड है, व्हेन यू कैन यूज दिस एन्युटी मेथड, सी इफ यू सॉल्व नॉर्मली, तो नॉर्मली भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम नॉर्मल मेथड से सॉल्व करते हो, अगर एक ही मेथड याद रखते हो ये वाला ही, तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। हार्डली थोड़ा सा डेसिमल में फर्क आ सकता है, अदरवाइज आंसर सेम ही आएगा। लेकिन अगर एन्युटी है, सो दिस इज वन शॉर्टकट वेयर यू कैन यूज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। I hope it is clear. Yes, चलो लिख लो solution. Done writing? Is anyone writing? Done, ma'am. Done. Okay. Next है
Next we do second one is profitability index. Very easy. It is an extension of this only. Profitability index, PI. या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लिखते जाओ मेरे साथ. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज ऑल्सो known as desirability factor. ठीक है. It indicates for every 1 rupee of cash outflow how much inflow is generated. How much inflow is generated. ठीक है. By the project in present value terms. Clear? किधर गया? It is a variation of NPV technique. Okay, so what is the formula? How do we find the profitability index? So PI is equal to, very chindi, present value of cash inflows upon present value of cash outflows, which I can say, what is present value of cash inflows called as PVCI upon PVCO. NPV में क्या करते हैं हम? What we do in NPV? What is the NPV? That is NPV में क्या होता है? PVCI minus PVCO. और profitability index में क्या होगा? PVCI upon PVCO. सेम वैसे ही PVCI ढूंढने का, वैसे ही PVCO ढूंढने का, जो भी आंसर आएगा PVCI PVCO उन दोनों का अपॉन करने का. ठीक है. अब टेल मी, जितना ज्यादा PI हायर रहेगा उतना अच्छा, या PI जितना कम रहेगा उतना अच्छा? This PI, this will show me the ratio. So higher the profitability index, the better it is. अब इसमें भी डिसीजन रूल आएगा, whether you should accept the project or whether you should reject the project. तो डिसीजन में अगेन सेम, इफ देर आर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स और देर इज अ सिंगल प्रोजेक्ट. If there is only single project or there are multiple projects. Tell me, if there are multiple projects तो कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करोगे?
If there are multiple projects, then which project will you accept? जिसका पीआई हाई होगा. जिसका पीआई क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा. सो हियर वी विल सिलेक्ट द प्रोजेक्ट with highest profitability index. with highest profitability index. लेकिन अगर सिंगल प्रोजेक्ट है तो वो केस में क्या आएगा, यहाँ पे सी योर इफ योर पीवीसी है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, सॉरी इफ योर if your profitability index is more than 1, more than 1, tell me more than 1 आंसर कब आएगा, when will your profitability index will be more than 1. पीआई कैसे मिलता है तुम्हें, पीवीसीआई अपॉन पीवीसीओ. मतलब अगर समझो यहाँ पे 100 रुपया है और यहाँ पे 50 रुपया है, तो तुम्हारा पीआई कितना आएगा, 2 विल बी द पीआई, बराबर. मतलब दिस इज मोर देन 1. और एक एग्जांपल, अगर समझो यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 20 है, तो भी कितना आएगा, 2 आंसर आएगा. मतलब जब भी न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, मोर देन 1 आएगा. करेक्ट, सिंपल मैथ्स. इफ योर न्यूमरेटर इज मोर देन द डिनोमिनेटर, इफ योर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी मोर देन 1. तो आंसर, इफ आंसर इज मोर देन 1, देन वी विल सिलेक्ट द प्रोजेक्ट. ऑटोमेटिकली अगर न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो बोलो एनपीवी क्या आएगा. If numerator is greater and denominator is smaller, then what will be the NPV? पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा एनपीवी? अगर न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो एनपीवी पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? नेगेटिव. NPV. What is your आउटपुट ज्यादा होगा फिर तो. What is your numerator? What is your numerator? PVCI. What is your denominator? PVCO. तो अगर न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, मतलब PVCI बड़ा है और PVCO छोटा है, तो तुम्हारा NPV क्या आएगा, NPV पॉजिटिव आएगा. मतलब NPV के हिसाब से भी तुम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे. और अगर न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा है तो भी तुम्हारा PI क्या आएगा, इट विल बी ग्रेटर देन 1. You will select the project. If your PI is less than 1, तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे. We will reject the project. And if PI is equal to 1, then we are indifferent. If PI is equal to 1, then we are indifferent. Understood? Yes. लिख लो इतना. सेम एनपीवी के जैसे ही है, पीवीसीआई ढूंढना है, पीवीसीओ ढूंढना है और दोनों का अपॉन करना है, बस. डन. ठीक. यस मैम. चलो नेक्स्ट है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. नेक्स्ट थर्ड ना, नेक्स्ट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम लोग IRR मेथड बोलेंगे. चलो लिखो, IRR is the
rate of return which the project is expected to generate. देखो एक प्रोजेक्ट है, वो अपना खुद का कुछ तो भी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देता रहेगा, मतलब खुद का रेट ऑफ रिटर्न रहेगा, बट ये आईआरआर पे क्या हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आईआरआर कितना होना चाहिए. ओके, सो इट इज द IRR is that discounting factor rate where PVCI is equal to PVCO. एक ऐसा आईआरआर रेट है, डिस्काउंटिंग रेट एक ऐसा रेट है, जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया था ना एनपीवी में, हम लोग ने 15% डिस्काउंटिंग रेट लिया था, फिर उसके पहले 10% डिस्काउंटिंग रेट लिया था. तो जब 10% लिया था तो एनपीवी क्या था मेरा, मतलब पीवीसीआई वाज ग्रेटर देन पीवीसीओ. लेकिन जब मैंने यहाँ पे 15% लिया था, सी यहाँ पे जब हमने 10% लिया था, डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% लिया था, तो पीवीसीआई वाज ग्रेटर देन पीवीसीओ. फिर जब हमने 15% लिया तो यहाँ पे क्या हो गया, पीवीसीआई वाज लेस देन स्मॉलर देन पीवीसीओ. बट आईआरआर एक ऐसा रेट होगा जहां पे पीवीसीआई विल बी इक्वल टू पीवीसीओ. PVCI will be equal to PVCO. Tell me at IRR if PVCI is equal to PVCO, तो मेरा NPV क्या होगा? If my PVCI is equal to PVCO, then at IRR NPV will be indifferent. NPV will be 0. What will be my NPV? NPV will be 0. Clear everyone? ठीक है? It is mostly calculated by trial and error basis. Calculated by ट्रायल एंड एरर बेसिस. मतलब हम लोग को ना अलग अलग डिस्काउंटिंग रेट यूज करने का, अलग अलग डिस्काउंटिंग रेट तब तक यूज करते जाने का, अलग अलग ट्राई करते जाने का जब तक पीवीसीआई पीवीसीओ के इक्वल नहीं हो जाता है. ठीक है, लेकिन अभी एग्जाम में हम लोग इतने सारे डिस्काउंटिंग रेट्स नहीं यूज करते, इसलिए एग्जाम में डायरेक्टली जो भी तुम्हें ऑप्शंस दिया रहेगा ना, वो ऑप्शंस लेके पीवीसीआई कैलकुलेट करने का. फिर जिस ऑप्शन पे तुम्हारा पीवीसीआई इज इक्वल टू पीवीसीओ, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर. यहाँ पे डिसीजन रूल आएगा. डिसीजन, तो हियर यू विल सी अगेन सिंगल प्रोजेक्ट, मल्टीपल प्रोजेक्ट. मल्टीपल प्रोजेक्ट, अगर 10 में मल्टीपल प्रोजेक्ट है तो कौन सा सिलेक्ट करेंगे हम लोग? सिलेक्ट द प्रोजेक्ट. ये रेट ऑफ रिटर्न के बारे में बात करता है ना, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. तो कौन से प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे? जिसका आईआरआर ज्यादा रहेगा, गिव्स द हाईएस्ट आईआरआर, gives the highest IRR. लेकिन अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है तो यहाँ पे हम क्या डिसीजन लेंगे? इफ योर IRR इज मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे अभी लास्ट में था ना 10%, 15%, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है. तो अगर तुम्हारा IRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो तुम उसको क्या करोगे? सिलेक्ट करोगे. If your IRR is less than cost of capital, you will reject. And if your IRR is equal to cost of capital, then we are indifferent. ठीक है, एग्जाम में क्या करोगे? यहाँ पे लिख लेना नोटबुक में,
In exam, you have to select the option. In exam, select the options directly. 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, चारों को लेके पीवीसीआई ढूंढना है, चारों को ट्रायल एंड एरर करना है. अगर समझो लकीली फर्स्ट ऑप्शन पे ही पीवीसीआई पीवीसीओ निकल गया तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट चारों ऑप्शंस ट्राई करने हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर चारों को ट्राई करना है और पीवीसीआई ढूंढना है. इफ पीवीसीआई इज इक्वल टू पीवीसीओ देन दैट इज योर करेक्ट आंसर. सो यू हैव टू डायरेक्टली ट्राई द ऑप्शंस टू कैलकुलेट द IRR. ठीक है, लिख लो इतना. Done writing? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Next है last method. That is discounted payback period. Tell me what were the limitations of payback period? पेबैक पीरियड में क्या लिमिटेशंस आ रहे थे? 2 लिमिटेशंस थे. क्या थे वो 2 लिमिटेशंस? यस, what were the 2 limitations in payback period? Compounding and discounting. मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर था, करेक्ट? Yes, ma'am. एंड सेकेंड वॉज पोस्ट पेबैक पीरियड, जो इनफ्लोज है वो इग्नोर होते थे. तो यहाँ पे जो फर्स्ट लिमिटेशन है ना, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर होता था, दैट इज टेकन केयर इन डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड. इसलिए नाम क्या है? डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड. सेम पेबैक पीरियड जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, जो कैश फ्लोज है वो मेरे डिस्काउंट हो जाएंगे. तो लिखो मेरे साथ ही, नॉर्मल payback period method ignores time value of money. टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ठीक है, जो नॉर्मल पेबैक पीरियड था वो क्या इग्नोर करता था? टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर करता था, विच इज ओवरकम बाय discounted payback period. Discounted payback period. ठीक है, ये मेथड में हम लोग क्या करेंगे? In this method, the only difference from payback period is that here we consider the discounted cash inflows.
डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज, समझा? आफ्टर डिस्काउंटिंग कैश इनफ्लोज, आफ्टर डिस्काउंटिंग कैश inflows, the calculation of discounted payback period, DPPP मतलब क्या? discounted payback period is same as payback period. ओके और जो इसका डिसीजन रूल होगा, इट इज ऑल्सो सेम decision rule. So this is same as payback period method. Tell me what was the decision rule in payback period method? If there are multiple projects, तो हम कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे? पेबैक पीरियड में हम कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है तो? जिसका पीरियड कम है, जिसका बराबर बोलो, बोलो थोड़ा जोर से, जिसका पीरियड कम है, जिसका पेबैक पीरियड कम है. वेरी गुड. एंड अगर सिंगल प्रोजेक्ट है तो हम कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे? जो हमारे एक्सपेक्टेड ईयर से कम है, जो जिसका पेबैक पीरियड हमारे एक्सपेक्टेशन से कम है, वो प्रोजेक्ट हम सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, लिख लो इतना, फिर इसका एक एग्जांपल करते हैं. इतना हो गया लिख के? yes, चलो अब इस एग्जांपल में ना हम दोनों करेंगे, पेबैक पीरियड भी फाइंड आउट करेंगे, डिस्काउंटेड पेबैक भी फाइंड आउट करेंगे. एग्जांपल, द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज ₹700. ठीक है, द इनफ्लोज फॉर ईयर 1, 2, 3, 4 and 5 are say 100, 200, 300, 400, sorry 450 and 600. 300, 450 and 600 respectively. Okay. Cost of capital is 10%. Is 10%. Calculate payback period and discounted payback period. You have to calculate payback period and discounted payback period. डन राइटिंग हो गया? क्वेश्चन लिखे? हाँ चलो अभी ध्यान दो यहाँ पे, पे अटेंशन एवरीवन. नाउ सपोज इफ यू वांट टू कैलकुलेट द पेबैक पीरियड, पहले हम लोग ईयर लिख लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, फिर पहले तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मतलब आउटफ्लो कितना है, 700 is the outflow. Next we write the future value of cash inflows. कितना है फर्स्ट ईयर में? 100, 200, 300, 450 and 600. ध्यान दो यहाँ पे. अब अगर मेरे को पेबैक पीरियड फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं फॉर फाइंडिंग आउट द पेबैक पीरियड? पेबैक
पीरियड के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम बनेगा ना क्यूमुलेटिव कैश फ्लो का, भूल गए तुम लोग, परसों किया था वो, यस क्या बनेगा यहाँ पे, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो का। तो ये क्या आएगा 100, फिर ये आएगा 100 प्लस 200, 300, 300 प्लस 300, 600, 600 प्लस 450, 1050, 1050 एंड ये आएगा 1650, बराबर। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट द पे बैक पीरियड, तो कैसे ढूंढते हैं हम लोग, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू हाउ मच यू वांट, 700, so 700 will fall between 3 and 4, 700 will fall between 3 and 4, so 3 मतलब 3 years प्लस क्या आएगा, एक साल में कितना बढ़ा, एक साल में 450 बढ़ा, मेरे को कितना चाहिए, सिर्फ 100 चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 100 डिवाइड बाय 450, तो कितना आता है 100 डिवाइड बाय 450, 0.222 मतलब 3 years, 3.2 years, 3.22 years। ये करते थे हम पे बैक पीरियड के अंदर, बराबर। अब मेरे को डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड करना है, तो डिस्काउंटेड के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो फ्यूचर के कैश इनफ्लोज है ना, इनको मेरे को डिस्काउंट करना पड़ेगा। सो हियर व्हाट आर माय फ्यूचर कैश इनफ्लोज, ये मैं वापस लिख रही हूँ जस्ट फॉर द कन्वीनियंस, हमें एग्जाम में नहीं लिखना है ताकि तुम लोग को इजी पड़े, इससे मैं वापस लिख रही हूँ। सो 450 एंड 600, इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मेरे को इनको डिस्काउंट करना है तो किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ, एट द रेट व्हाट, 10%, yes, so discounting factor at the rate 10%, tell me what is the discounting factor of 10% for first year, 0.9090, I can say 0.9091, फिर 1 डिवाइड बाय 1.10, 0.9091, सेकेंड वाले का क्या था 0.8264, थर्ड वाले का था 0.7513, फोर्थ का है 0.6830 एंड फिफ्थ का है 0.6209, बराबर। तो इससे मेरे को क्या मिल जाएगा, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज मिल जाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। चलो ये क्या आ जाएगा, 100 है तो 100 इंटू 0.9091, दिस विल बी 90.91, ये कितना हो जाएगा 256.1, 0.8264 इंटू 200, एक मिनट, 0.8264 इंटू 200, 165.228 कर रहे हो ना तुम लोग, कि आराम कर रहे हो, मैं ही कैलकुलेट करूं, इंटू 300, 225.39, 0.6830 इंटू 450, 307.35 and 0.6209 into 600, this comes to 372.54, बीच का क्यों उड़ गया, आया, ये मिला मेरे को प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। सो व्हाट मेथड क्या बोलता है, हियर व्हाट यू हैव टू डू इन दिस मेथड, द ओनली डिफरेंस फ्रॉम द पे बैक पीरियड इज दैट हियर वी यूज द डिस्काउंटेड कैश फ्लो। सो इंस्टेड ऑफ कैश फ्लो वी आर गोइंग टू यूज द डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अब इसके बाद का स्टेप सब सेम है, तो क्या आएगा इसके बाद का स्टेप, अगर मेरे को पे बैक पीरियड ढूंढना है तो इसके बाद का स्टेप क्या आएगा, cumulative, yes, it will be cumulative, very good, cumulative cash inflows। अब मैं किसको cumulative करूं, प्रेजेंट वैल्यू को, ठीक है। अगर तुम
नॉर्मल पे बैक पीरियड ढूंढते हो तो हम इसको क्यूमुलेटिव करते हैं, बट व्हेन इट इज डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, सो व्हाट आई हैव टू डू, फर्स्ट आई हैव टू कन्वर्ट फ्यूचर वैल्यू टू प्रेजेंट वैल्यू एंड देन नाउ आई विल डू द क्यूमुलेटिव. सो दिस विल बी 90.91 plus 165, 90.91 plus 165.28. This comes to 256.19 plus 225.39, 481.58 plus 307.35, 788.93 plus 372.54, 1161.47. अब क्या रहेगा नेक्स्ट स्टेप? If I want to find out discounted payback period, so how will you locate discounted payback period? I want to locate 700. So in cumulative cash flow 700 कहाँ पे fall करेगा? 3, 4. 3 और 4 के बीच में, मतलब 3 इयर्स तो सेम ही रहेगा, 3 इयर्स प्लस कितना मेरे को एक्स्ट्रा चाहिए, एक्स्ट्रा दैट इज 700 माइनस 481.58, तो 218.42 डिवाइड बाय कितना है 307.35. So this will be 3 years plus 218.42 plus 307.35. अरे 218.42 divide by 307.35. So 0.71 के आसपास. So it will be 3.71 years. Understood? Yes, ma'am. Yes, payback period and discounted payback period. Clear? चलो लिख लो सॉल्यूशन. Done writing? No, ma'am. Done. Done?
Is anyone writing? Done, ma'am. Okay, so we have completed all the methods. इसके बाद जो भी है वो पूरा थियोरी पार्ट है. प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसके ऊपर ही आएंगे. ये जितने भी मेथड्स किए हमने, 4 मॉडर्न मेथड्स और 2 ट्रेडिशनल मेथड, मतलब टोटल 6 मेथड्स. So all the practical questions will be asked from this methods. Rest is the theory part. Okay, so we stop for the day. We will continue tomorrow. Please revise and come. कल MCQ solve करेंगे, practice करेंगे. तो अगर methods नहीं याद रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है? So do revise and come the methods. Revise all the 6 methods and come. Okay? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Bye everyone. Bye, ma'am. Bye. Thank you, Bye, ma'am. ma'am.